अस्सलाम वालेकुम, इकराम वानी ज़ेयर। बहुत से पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें सारा प्रोसेस आपको बताया था फ़ेज़ 2 वालों को, जिसमें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वहाँ पे। तो उसमें एक चीज़ मिस हो गई थी जो मुझे अभी याद आई है। तो उसमें जो आपने स्टैम्प पेपर 300 वाले बनवाने थे 3, तो वो नोटरी पब्लिक से अटैम्प्ट करवाने थे, वेरीफ़ाई करवाने थे। अब नोटरी पब्लिक क्या होते हैं, जो हमारे जज होते हैं, किस्म के वकील होते हैं, जज होते हैं। तो वो नोटरी पब्लिक के आपने वहाँ से सिग्नेचर करवा के, उससे अटेस्टेड करवा के देन आपने वो साथ लेके जाने होते हैं। तो उनकी थोड़ी सी फ़ीस होती है नोटरी पब्लिक वाले, क्योंकि वकील होते हैं या जज होते हैं जो भी होते हैं, तो वो पैसे लेते हैं 1000 रुपये 1200 रुपये इतने पैसे लेते हैं। देन वो 300 वाला स्टैम्प पेपर आपको वेरीफ़ाई करके देते हैं। तो आपने वो वेरीफ़ाई करवाना है नोटरी पब्लिक से, साइन करवा के देन साथ लेके जाना है। उसके बाद अभी लोग कमेंट पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आगे का प्रोसेस बताया जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है ना कि एक बार आप वहाँ से हो के आ जाएं, तो देन आपको सेकंड प्रोसेस भी बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ। क्योंकि मैं खुद लाइसेंसी हूँ फ़ेज़ 1 की, PSRP फ़ेज़ 1 में मुझे स्कूल मिला था, लेकिन कोई नहीं, सब अच्छा होगा। अच्छा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो जब आपको स्कूल मिल जाएंगे तो लाइसेंस मिल जाएंगे, तो उसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको जो आपके एरिया की डिप्टी डीओ होंगी ना, वो आपको कॉल करेंगी। वो कॉल करके आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगी और कहेंगी कि हम आपको स्कूल विज़िट करवाएंगे और स्कूल आपके हैंड ओवर करना चाहेंगे, तो आप आ जाइए। और ये अब क्योंकि समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन के दौरान तो कोई भी डिप्टी आपको कॉल नहीं करेगी। तकरीबन अब आपको ये स्कूल सितंबर में हैंड ओवर होंगे या अगस्त में, क्योंकि स्कूल ओपन होंगे और देन फेज़ वो सेकेंड टर्म के पेपर हो रहे होंगे। तो आपको सितंबर में ये हैंड ओवर होंगे स्कूल। सितंबर में ही वो आपको बुलाएंगे 10 या 15 सितंबर को, और फिर आपसे पूछेंगे कि आप इसे फ़ंक्शनल कब करना चाहते हैं। तो देन आपको फ़ंक्शनल करने का टाइम होगा कि उसी दिन आप फ़ंक्शनल करना चाहें, उससे अगले दिन या हफ्ते बाद, या जैसे भी कोई करना चाहे, तो आपने वो हैंड ओवर करके और अपना फ़ंक्शनल कर लेना है। तो जिस दिन से आपको हैंड ओवर हुआ है और जिस दिन से आपने फ़ंक्शनल किया है, उस दिन से आपको पेमेंट मिलना शुरू होगी, यानी उस दिन की आपकी पेमेंट इंक्लूड होगी। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि अगर 15 को मैं बुलाया है, 15 सितंबर को, तो अभी 15 दिन हैं, हम यकम से ले लेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने 15 से ही ले लेना, क्योंकि जब आपको मिल जाएंगे तो 15 से ही आपकी वो मार्क होगी कि फ़ंक्शनल आपने 15 से किया। अगर आपने वहाँ पर कहा कि मैं 15 से नहीं यकम से लूँगा, तो आपकी फ़ंक्शनल डेट यकम लिखी जाएगी, फिर आपको यकम की पेमेंट दी जाएगी। उसके अलावा जिस दिन जब हैंड ओवर हो जाएगा, तो आपने सबसे पहले चीज़ जो मिस्टेक अक्सर लोग कर बैठते हैं और वो करनी नहीं चाहिए, आपने क्या करना है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल होगी उससे ये डील कर लेना है। उसके साथ डील नहीं कर लेना, मतलब कि पहले उसकी सारी चेक एंड बैलेंस कर लेना है कि जो चीज़ें उसने वहाँ पर आपको स्टॉक रजिस्टर में लिख कर दी हैं वो सारी पूरी हैं या नहीं, क्योंकि एक परफॉर्मा दिया जाएगा, उस परफॉर्मे के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि आपके स्कूल में कितने कमरे हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितने टेबल्स हैं, टीचर चेयर्स कितनी हैं, टीचर टेबल्स कितने हैं, कबर्ड कितनी हैं, उसके बाद ट्री कितने हैं, और फ़ैन कितने हैं, सीलिंग फ़ैन, उसके बाद डेस्क और बेंच कितने हैं, वाइट बोर्ड कितने हैं, ये सब कुछ लिखा होगा। इवन के आपका सोप है या नहीं है, और साबुनदानी है या नहीं है, वो भी लिखी हुई होगी। तो हर चीज़ लिखी हुई होगी, पाइप, पानी वाला पाइप या वॉशरूम में यूज़ होने वाली चीज़ें, सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो आपने वो सारी डिटेल जो भी लिखी हुई होगी वो उस परफॉर्मा के ऊपर, हर चीज़ परफॉर्मा के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होंगी, परफॉर्मा के ऊपर मेन चीज़ें लिखी हुई होंगी जो आपको डिप्टी डीओ जो साइन करने के लिए परफॉर्मा देंगे ना, उसमें मेन चीज़ें होंगी, जैसे सीलिंग फ़ैन होंगे, वाटर मोटर होंगी, हैंड पंप होंगे, उसके बाद रूम्स होंगे, ट्री होंगे, नंबर ऑफ़ ट्री, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। लेकिन जो मैम स्टॉक रजिस्टर देंगी उसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई होगी, साबुनदानी तक लिखी हुई होगी। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पर फॉर्मा पर देख कर चेक करनी है स्कूल में जाकर। अगर आप, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का भी लिखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, सम टाइम नहीं भी होती, तो लिखी हुई होती है कि है,
ठीक है। तो चेक करना है कि मीटर आपके स्कूल का ही है या किसी और से ली हुई है, मतलब बिजली ली हुई है। तो अगर वहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है और वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपने उसके ऊपर नो लिख कर सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ऐसे ही सिग्नेचर नहीं कर देने मैम के कहने पर या प्रिंसिपल के कहने पे। तो ये PSRP फेज़ 1 वाले मिस्टेक कर चुके हैं हम लोग, ये गलतियाँ कर चुके हैं, इसलिए अब आपको बता रहे हैं कि फ़ेज़ 2 में आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। उसके बाद जो बच्चे लिखे हुए होंगे वो बच्चे आपने वेरीफाई करने हैं, पूरे करने हैं। वो बच्चे ऐसे नहीं हैं हेड काउंटिंग के थ्रू, सारों के नेम लिखें, रजिस्टर्स पर देखें, उसके बाद एक एक बच्चे को बुलाकर चेक करें। और बी फॉर्म मस्ट हैं, मैम से कहें बी फॉर्म लिए बगैर उनको जाने ना दी जाएगा। बी फॉर्म के लिए आपको फिर बाद में जलील होना पड़ेगा हमारे इस तरह PSRP फेज़ 1 वालों की तरह। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जलील ना हो हमारी तरह बी फॉर्म के लिए। तो आपने प्रिंसिपल से बी फॉर्म सारे कलेक्ट करने हैं और वो सारे कलेक्ट करके उस बच्चे को भी सामने रखना है। मतलब अगर लिखा हुआ है रायान, तो आपने रायान बच्चा ढूंढना है कि 1 क्लास में रायान पढ़ता भी है या नहीं, या वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे लिखे हुए हैं वो इतने ही हैं परफॉर्मा के ऊपर, तो आप यस कर दें, नहीं है तो वहाँ पर लिख दें कि इतने बच्चे नहीं हैं जो जितने लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर सिग्नेचर करें, देन आपको हैंड ओवर हो जाएगा। वहाँ डेट पूछेंगे फंक्शनल की और हैंडिंग ओवर की, तो वो आप लिख दें। मैंने 16 सितंबर को मुझे हैंड ओवर हुआ था और मैंने 17 की छुट्टी थी उस वक्त, शायद 12 रबीउल अव्वल था या कुछ ऐसा सीन था, इस्लामिक वे से कुछ छुट्टी थी। तो फिर मैंने 18 सितंबर को फंक्शनल कर दिया था। तो मुझे जब पेमेंट 4-5 माह बाद मिलती है पेमेंट आपको, तो 4-5 महीने में जो भी ख़र्चा होता है वो सारा आपने खुद करना होता है। तो 4-5 माह बाद जो भी था खर्चा, उसमें मुझे 18 सितंबर से ही पेमेंट मिली थी। तो ये है कि आपको जो पेमेंट है वो 1200 पर हेड के हिसाब से आती है और वो पर हेड आपके परफॉर्मा बेस पर आते हैं। मतलब अगर आपके परफॉर्मा के ऊपर आपको जब इन्वेंट्री लेटर, उसको इन्वेंट्री लेटर कहते हैं, इन्वेंट्री लेटर के ऊपर अगर आपके बच्चे की तादाद 10 लिखी हुई है तो आपको 10 की ही 5-6 महीने लगातार पेमेंट मिलनी है। बेशक आप जितने मर्जी बच्चे नए बढ़ा लें, लेकिन पेमेंट आपको वही 10 की मिलती रहेगी, ठीक है। अगर वहाँ पर 100 लिखे हुए हैं तो आपको 100 के अकॉर्डिंग मिलेगी। फिर वहाँ पर एक और चीज़ ये है कि जब आपको मिल जाता है इन्वेंट्री लेटर, तो उसके बाद आपने फंक्शनल भी कर लिया, तो आपने अगर आप सितंबर में आपको मिल रहे हैं तो आपने सितंबर की यकीनी बनानी है कि उसके बिजली के बिल सितंबर के, टीचर्स की सैलरीज़, और भी जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, गार्ड वगैरह, उन सब की सैलरीज़, टीचर गवर्नमेंट की जो टीचर हैं वहाँ पर, वो पे करके जाएं। क्योंकि वो आप पर डाल के चलेंगी तो आप 15 दिन की सैलरीज़ और ये सब तो नहीं, वो तो पूरे मंथ की सैलरी होनी है। तो इस वजह से आपने उनसे सारी चीज़ों पर सिग्नेचर करवाने हैं कि इन्होंने सैलरी पे कर दी है, जो टीचर वहाँ प्राइवेट काम कर रहे हैं। और जो गार्ड या काम वालियाँ हैं, गार्ड तो नहीं होगा लेकिन काम वालियाँ तो होंगी उधर, तो गवर्नमेंट स्कूल्स ने गार्ड तो रखे नहीं हुए, तो उनको सैलरीज़ टीचर पे करके जाएं, ठीक है। उसके बाद बिजली के बिल भी टीचर दे के जाए, ठीक है, ताकि आपको सितंबर की कोई भी पेमेंट देनी ना पड़े और वो आपके लिए फ़ायदा हो जाए। फिर अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फ़ेब में कहीं जाकर, फ़ेब के लास्ट में जाकर, लास्ट वीक में आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट होगी। मतलब हर मंथ की ऐसे एक एक करके आती रहेगी और ये तकरीबन आपको फ़ेब में के लास्ट वीक में मिलेगी। तो पहले दिन अगर पेमेंट आएगी तो वो सितंबर की आएगी, फिर उसी टाइम शाम में आपकी अक्टूबर की भी आ जाएगी और फिर नेक्स्ट डे आपकी नवंबर की भी आ जाएगी और फिर दिसंबर की, इस तरह करके। तो एक मतलब मंथ की पेमेंट, ये पेमेंट आपको जो है ना एडवांस में नहीं मिलती, आपको एंड में मिलती है। तो फिर जो है आगे मज़ीद जो है वो आपकी लगातार चलती रहेगी कि नवंबर की, दिसंबर, अक्टूबर, फिर अगर आपको फरवरी में मिल गई है, पीछे सारा जितने भी रह गए हैं रिमेनिंग आपको सारी अमाउंट मिल गई है, वो इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर इन्वेंट्री पर 10 बच्चे हैं तो 10 की ही 5 महीने लगातार की मिलेगी, ठीक है। आपने अब 100-150 बच्चे बना लिए हैं तो बी फार्म मस्ट है उनके, बी फार्म के बगैर पेमेंट नहीं आएगी। जिनके बी फार्म नहीं है और 3 साल से कम उम्र बच्चा आपका एनरोल नहीं हो सकता, तो उनकी पेमेंट भी नहीं आती, बेशक वो आपके पास पढ़ते भी हों तब भी।
तो आपने बी फॉर्म कलेक्ट करने हैं, उसके बाद बच्चे ऐड करते जाना है। जैसे ही फिर दोबारा से ओपन होगी, सिस होती है इनकी, एक ऐप होती है पेप सिस, उसके ऊपर सारी इन्रोलमेंट करनी होती है बच्चों की फॉर्म बी के अकॉर्डिंग। उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर का नेम, उनके फादर के आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, फादर का आईडी कार्ड नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है, कितने बहन भाई कितने, सिबलिंग्स कितने हैं, वो सारा रिकॉर्ड आपने मेंशन करना होता है। ऑनलाइन पिक्चर लेनी होती है बच्चे की, वो अपलोड करनी होती है। और देन फिर वो नादरा पेंडिंग में चले जाते हैं, फिर नादरा से वेरीफाई होकर आते हैं, तो देन फिर आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती है। अभी तक फ़ेज़ 1 वाले हैं हम, अभी तक हमारे बच्चे नादरा पेंडिंग में ही हैं और हमें इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग अभी तक भी पेमेंट मिल रही है, इन्वेंट्री से ज़्यादा। हालांकि हमारे स्कूल्स में बच्चों की तादाद बढ़ चुकी है, पहले से ज़्यादा हो गई है, लेकिन पेमेंट अभी भी हमें वो इन्वेंट्री के हिसाब से मिल रही है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि 1 साल तकरीबन लगातार आपको इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी, चाहे आप, लेकिन आपने बच्चे ऐड करते जाना है ताकि जिस वक्त भी वेरीफाई हों तो आपके पास बच्चे हों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल जाए। उसके बाद फिर हर मंथ लगातार पेमेंट आती रहती है, आती लेट है, 18, 19, 20, 28 तक भी चली जाती है डेट, और देन आपको मिलती है पेमेंट। उसके बाद फिर ये आपको जब ये इन्वेंट्री मिल जाता है तो उसमें आपको फिर ये पेमेंट के लिए कहते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब में अपना अकाउंट नंबर ओपन करवाएं। फिर बैंक ऑफ पंजाब में आपने अपना अकाउंट्स ओपन करवाने होते हैं और उसकी डिटेल जो है पफ को सेंड करनी होती है। तो बैंक ऑफ पंजाब वाले आपका अकाउंट ऐसे ही ओपन नहीं करते, जलील करते हैं। पूरे 3-4 दिन लगातार आपको वहाँ जलील होना पड़ता है, देन आपका अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि वहाँ की सर्विसेज इस तरह से हैं और लोग भी इसी तरह से हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका काम नहीं करते। तो वहाँ पर फिर अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आपने बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाना है तो बिज़नेस अकाउंट में आपको अपने स्कूल के बाहर एक तस्वीर या किसी भी शॉप के बाहर एक तस्वीर, चाहे वो लड़की है या लड़का, जिसने भी ओपन करवाना है, अपने उसकी तस्वीर लेके साथ जानी होती है, और आईडी कार्ड कॉपी वगैरह भी, ताकि वो उसकी बेस पर आपका अकाउंट, बिज़नेस अकाउंट खोल दें। बिज़नेस अकाउंट में ये होता है कि आपकी अमाउंट, मतलब जितना चाहें आपकी अमाउंट उसमें आ सकती है। और हमारा पर्सनल अकाउंट हमने ओपन करवाया, मैंने ओपन करवाया, बिज़नेस नहीं करवाया, तो मेरा यही है कि 10 लाख से ज़्यादा मेरे अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, ना ही उसमें से निकाल सकती हूँ। तो इसलिए फिर बिज़नेस अकाउंट बेस्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है, प्रोसेस मुश्किल है। उसके बाद फिर आपने अकाउंट ओपन करवा लेना है, पर्सनल अकाउंट ओपन करवाएं या बिज़नेस, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर आपने अकाउंट ओपन करवा के अपना क्योंकि ये आप ऐप जो है वो तब तक नहीं चलती जब तक आपके पास एटीएम ना हो, ठीक है। तो इसलिए साथ आपने एटीएम के लिए भी अप्लाई कर देना है, फ़ी ऑनलाइन पे कर देनी है उनकी, 3000 3,500 होती है, और या 1500 होती है, या याद नहीं है मुझे, तो वो पे कर देनी है। और चेक के लिए भी साथ ही पे कर देना है, ठीक है, ताकि चेक भी आ जाए और आपका एटीएम भी आ जाए। फिर इन दोनों के थ्रू आप अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल आपने पैक के वाले जब आपसे मांगेंगे देन आपने भेज देंगे। फिर वो आपसे एक और चीज़ की डिमांड करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि 5 लाख रुपए का जो चेक है वो आप हमें साइन करके भेजें, ठीक है, अपने ही बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट से आपके अकाउंट में। अब ये आपने डर नहीं जाना कि 5 लाख आप कहाँ से देंगे, तो ये सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं जो उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे आपका चेक रखना होता है, तो ठीक है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपसे 5 लाख ले रहे हैं। आपके अकाउंट में बैलेंस बेशक ज़ीरो भी हो तब भी कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ अपने बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट नंबर उसके ऊपर चेक के ऊपर लिख के उसमें 5 लाख रुपए लिख कर और साइन करके और डेट के बगैर आपने साइन कर देना। वो ये होता है कि अगर सम टाइम ऐसा हो कि आप गलत काम में उसको अपनी उनकी बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं या सेल कर चुके हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो आप पर फिर डायरेक्ट केस करेंगे, 5 लाख रुपए भी लेंगे, जुर्माना होगा आप पे, और भी मतलब काफ़ी पेनल्टीज़ लग सकती हैं, ठीक है। तो वो चेक भी आपसे मांगेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बाद का बता रही हूँ, ये आपसे वो खुद डिमांड करेंगे, करते जाएंगे, देन आप भेजते जाइएगा। ऐसे ही नहीं कि सारी मेरी बातें सुन के और आप कल ही चेक भेज दें उनकी तरफ, ऐसा नहीं करना। वो जब कहेंगे देन अकाउंट भी तभी ओपन करवाना है जब वो कहेंगे, पहले उससे ओपन करवाने की कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद
उसके बाद आपने अपने स्कूल को चलाना है और इनरोलमेंट करनी है, क्योंकि इनका मकसद यही है। और टीचर्स जो हैं, अब हमें यही कहा गया है कि कम से कम BA होना चाहिए, ठीक है, और सैलरी उनकी 17,000 से कम ना हो, ठीक है। तो हम ना तो 17,000 सैलरी दे सकते हैं और ना ही टीचर BA वाली वहाँ पर BA वाली मिलते हैं। तो बेटर आपने यही करना है कि आपने तलाश करने हैं ऐसे टीचर जो BA वाले हों या मास्टर वाले हों, और ज़्यादा टीचर्स रखने की बजाय आप 2 या 3 टीचर रखें और उनको अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज दें। 15,000 से कम ना दें, 15,000 तक सैलरी पैकेज दें। बाकी अगर कोई भी डिटेल किसी भी बात से मुझसे आप लेना चाहें, पूछना चाहें, तो मैं हाज़िर हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा और खामोशी होगी तो दैन मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। तो अभी कमेंट्स की वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड की है। मज़ीद कोई भी इन्फो हो तो आप कमेंट करें और लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।